माय डियर स्टूडेंट्स, आज बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट 1 में प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने प्लेटो के जीवन काल के बारे में बताया था। यह भी बताया था कि प्लेटो के समय वहाँ की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। यह भी बताने का प्रयास किया था कि पोलिस जिसमें प्लेटो का जन्म हुआ था और जिस प्रकार का पोलिस या सिटी स्टेट या नगर गणराज्य जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था उस समय प्लेटो के समय में ग्रीक साम्राज्य में, ग्रीक द्वीप पे जो मिलती है, ग्रीक सिविलाइजेशन में, ग्रीक सभ्यता में उस सिटी स्टेट का स्वरूप कैसा था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया था कि प्लेटो के समय में दो बड़ी प्रॉब्लम प्लेटो ने अपनी किताब में जिक्र किया है। एक प्रॉब्लम है स्टैसिस की, जो कि किसी भी सिटी स्टेट के आंतरिक ये समस्या प्लेटो ने महसूस करी थी कि वहाँ के नागरिक एक दूसरे से मतभेद के चलते काफ़ी योद्धाओं की तरह वो एक दूसरे के खिलाफ तैयार हो जाते थे। इसे स्टैसिस की प्रॉब्लम के रूप में प्लेटो ने बताया था। और दूसरी प्रॉब्लम बताई थी युद्ध की, जो कि बाह्य समस्या थी, जब एक सिटी स्टेट दूसरे सिटी स्टेट से युद्ध के स्तर पर उतर जाता था। ये जो राजनीतिक स्थिति बताने का मेरा पर्पस था वो यही कि हमारे स्टूडेंट्स को ये मालूम हो कि प्लेटो जिस समय 2500 साल पहले अपनी फिलॉसफी से, अपनी बात से जो राज्य के सिद्धांत के बारे में मनन कर रहे हैं प्लेटो, वो किन राजनीतिक परिस्थितियों में और वो उनसे क्या सीख कर प्लेटो उसका स्वाभाविक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको जब राजनीतिक विचार को पढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजनीतिक विचार का अर्थ यह है कि राज्य के बारे में विचार किया जाए, राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य नाम की संस्था का उद्देश्य क्या होगा, राज्य नाम की संस्था की प्रकृति क्या होगी। इन सब चीज़ों के बारे में जब विचार हमें एक संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त होते हैं तो हम उसे राजनीतिक विचार के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। और यह पेपर आपका फिलॉसफी पर आधारित है, क्योंकि दर्शन शास्त्री जो थे उन्होंने मानव जीवन की बहुत सारी संस्थाओं पर उन्होंने बात की है, और उनमें से कुछ लोगों ने राज्य के ऊपर विस्तृत और तरीके से बात करी है। प्लेटो एक वैसे ही दार्शनिक हैं जो हमें पाश्चात्य विचारधारा की शुरुआत में प्राप्त होते हैं। तो आज से लगभग 2500 साल पहले जब प्लेटो ने अपना यह सिद्धांत रखा था आइडियल स्टेट का, तो उस समय प्लेटो एक दर्शन शास्त्री हैं। वो कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं है, वो एक दर्शन शास्त्री हैं। और इसलिए प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को समझने के लिए, उनके आदर्श राज्य के सिद्धांत को समझने के लिए हमें ग्रीक फिलॉसफी की प्रारंभिक अवस्था को समझना पड़ता है कि ग्रीक फिलॉसफी की प्रारंभिक अवस्था क्या सिखाती है, क्या बताती है, और प्लेटो के समय किस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को नज़र आती हैं। प्लेटो को हम रेशनल नेचुरल व्यू ऑफ द स्टेट बोला जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि प्लेटो एक बहुत ही सुव्यवस्थित, तार्किक और प्राकृतिक दृष्टिकोण राज्य के बारे में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लेटो ने दो सिद्धांत दिए थे, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड, यानी आइडियाज़ का सिद्धांत और सच्चरित्र की, अच्छाई की का अस्तित्व।
इसको समझने से पहले हमको यहाँ पर यह जानना जरूरी होता है कि ग्रीक फिलॉसफी में प्लेटो के समय किस प्रकार के दर्शन की बात की जा रही है। तो हम पढ़ते हैं जब ग्रीक फिलॉसफी को, तो मैंने यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, ये बात कही है कि थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुड में पहला बुलेट पॉइंट मैंने यही बनाया है कि वी फाइंड टू आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्ली ग्रीक फिलॉसफी, प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ चेंज। तो दो प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं आपको दिखाई देती हैं ग्रीक दर्शन शास्त्र में। पहला है प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ चेंज। प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी का अर्थ ये है कि हम जो फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि दुनिया में वो उस दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी वस्तुएं हैं कि उनकी वैरायटीज़, उनका रेंज बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ऑफ वैराइटीज़। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वैराइटीज़ को, इस रेंज को रिड्यूस कर पाएँ, हमारे अंदर ये ताकत हो कि हम उनको कम कर पाएँ और कम करके हम ये जानने का प्रयास करें कि कौन सा ऐसा तत्व है जो इन सब रेंज की वस्तुओं में उपलब्ध है। ये होती है प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी। तो प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी का अर्थ ये है कि इस वैरायटी के प्रॉब्लम को, इस प्रकार की जो विविध प्रकार की चीज़ें दुनिया में उपलब्ध हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। अगर हमें अपनी प्रकृति को समझना है, हमें अपनी दुनिया को समझना है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदी, समुद्र, बहुत सारी वस्तुएं जो आपके पास हैं, तो ग्रीक फिलॉसफी ने कहा कि इन सब चीज़ों के बीच में आपको ढूंढना है कि इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन तत्व क्या है। तो प्लेटो से पहले के जो फिलोसोफर्स थे, जो दर्शन ग्रीक फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है, उन्होंने कोशिश किया कि हम कोई एक ऐसा तत्व प्राप्त कर सकें जो इन सब में मौजूद है, वही दिव्य तत्व होगा। तो किसी ने कहा कि पानी है दिव्य तत्व जो सब में मिलेगा, किसी ने अपने दर्शन में दिया कि एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, किसी ने कहा अग्नि हो सकती है, किसी ने कहा अर्थ है, भूमि है। ये कुछ लोग मैथमेटिशियन भी थे, तो उनका ये मानना था कि नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमको नंबर की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें, तो चूँकि ये ज्ञान की शुरुआत है, आज से 2500 साल पहले की बात की जा रही है, चूँकि ये ज्ञान की शुरुआत थी, मानव सब चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ओपन थी। वो ढूंढ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सब में कॉमन रूप में मौजूद हो सकती है। इसी को जो है प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट था, चाहे वो उस तत्व को, पानी को देख रहे हों, चाहे उस तत्व के रूप में वो अंक नंबर्स को देख रहे हों, चाहे उस दिव्य तत्व के रूप में वो अग्नि को देख रहे हों, एक चीज़ कॉमन थी कि वो ये जानते थे कि जो कुछ भी ये तत्व होगा वो डिवाइन है, वो दैवी है, यानी वही दैवीय तत्व है। हमें अगर वो दैवीय तत्व मिल जाए तो हम इस दुनिया को समझ सकते हैं, ज्ञान को समझने के लिए। पहला प्रॉब्लम उन्होंने कहा था कि ये है वैरायटी का। दूसरा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ चेंज। चेंज का अर्थ, प्रॉब्लम ऑफ चेंज ये बताता है हमें कि सब कुछ बदल रहा था। वो कहे कि इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, हर क्षण बदलता है, हम भी बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, सारी वस्तुएं बदल रही हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि आखिर ये जब दुनिया इतनी परिवर्तनशील है कि यहाँ जब सब कुछ बदल रहा है तो हम इसको कैसे समझें, क्योंकि जिस चीज़ को आज हम समझते हैं वो तो बदल चुकी होगी जब तक मुझे उससे समझ में आएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन की दुनिया है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक चीज़ अंतर्निहित है कि यहाँ पर बदल तो रहा है, ये तय है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ है ऐसा जो नहीं बदलता है, जो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। इसलिए कहता है कि द आइडिया ऑफ चेंज के अंदर ही आइडिया ऑफ परमानेंस भी है, स्थिरता है उसके अंदर। तो चाहे कोई भी वस्तु कितना भी बदल जाए, वो पूरी तरह से भी बदल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तत्व है जो उसके अंदर नहीं बदलता है, और हमको वो जो नहीं बदलता है उस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो यानी परमानेंट चीज़ के बारे में हमें समझना है।
और वो परमानेंट चीज़ क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। और इसलिए वो जो परमानेंट चीज़ है वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमको वो खोजना पड़ेगा, वो आसानी से पता नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, अगर आपके घर में एक साइकिल रहती है और आप उसको कहते हैं ये पिताजी की साइकिल है, पापा ने खरीदी थी, हमारे पापा ने उसको यूज़ किया साइकिल को, और आपके पिताजी ने उसको यूज़ किया। उसके बाद साइकिल के अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग होती रहती है, तो उसकी सीट भी बदलवा दी आपने, उसका हैंडल भी बदलवा दिया, और उसके दोनों पहिए भी बदल गए, उसका चेन भी बदल गया, उसके पैडल भी बदल गए। लेकिन फिर भी इतने वर्षों बाद भी हम यही कहते हैं कि ये पिताजी की साइकिल है, जबकि सच्चाई ये है कि पिताजी ने जो साइकिल खरीदी थी वो सब कुछ बदल चुका है उसमें। अब ना उसमें वो सीट है, ना वो पहिए हैं, ना वो पैडल है, ना वो चेन है, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं पिताजी की साइकिल है। यानी उसमें अभी भी कुछ है जो नहीं बदला है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन के अंदर भी कुछ चीज़ है जो नहीं बदलती है। और प्लेटो के समय ये ग्रीक फिलॉसफी की दो बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी क्या है और प्रॉब्लम ऑफ चेंज क्या है। और जब हम प्रॉब्लम ऑफ चेंज के अंदर प्रॉब्लम ऑफ ये परमानेंट समझ लेते हैं और परमानेंट चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, तो दो चीज़ें जाननी हमें ज़रूरी है कि एक तो दिव्य तत्व क्या है जो कि वैरायटीज़ के अंदर सभी प्रकार की चीज़ों में मौजूद है, वो दिव्य तत्व कौन सा हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि वो परमानेंट चीज़ क्या है। और हमें इन दोनों का जब नॉलेज होगा तो हमारे पास वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए सेकंड बुलेट लाइन में आपको लिखा गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी impelled them to try to reduce all the varieties to one substance to call it divine. Similarly, the problem of change seemed to them a particular form of the problem of variety. What does not change must be the permanent character of the object. तो जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं वही चीज़ सेकंड बुलेट पॉइंट में कह रहा है कि हम लोगों को वैरायटी को प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उनको रिड्यूस कर सकें, घटा सकें, उनको सीमित कर सकें, और सीमित करके उनको एक सिंगल तत्व पर ले आएँ जिसको हम दिव्य तत्व के रूप में पुकारेंगे, तो हम प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ चेंज को हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमको ये समझ में आए कि जो कुछ नहीं बदलता है, व्हाट डज नॉट चेंज मस्ट बी द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पेड़ बदल रहे हैं, ये नदी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, हम बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। उस परमानेंट कैरेक्टर को हमें समझना है कि वो अस्थाई चरित्र क्या है, वो अस्थाई गुण क्या है जो नहीं बदल रहा है। ये दो चीज़ें हमको खोजनी है। ये ग्रीक फिलॉसफी की उस समय की सबसे बड़ी समस्याएं थी। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के पृष्ठभूमि में अगेंस्ट दिस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड प्लेटो वर्कड आउट हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज़। इस दोनों प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में प्लेटो ने आज से 2500 साल पहले ये बात करी थी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में प्लेटो ने कहा कि he sought to make the world intelligible by finding the permanent in the changing। तो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ देकर ये जानने का प्रयास किया कि इस दुनिया को हम और भी अच्छे ढंग से कैसे हम समझ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आइडियाज़ को समझें, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ जिसको बोलता है। और प्लेटो कहता है कि द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग, किसी दुनिया की कोई भी वस्तु का जो परमानेंट कैरेक्टर है, जो अस्थाई चरित्र है, अस्थाई गुण है, उसी को ही हम आइडिया पुकारते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो ने आइडिया शब्द जो यूज़ कर रहे हैं, आइडिया वो नहीं है जो हम लोग आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि हमें ये आइडिया आ गया, ये आइडिया ये नहीं। आइडिया वो नहीं है कि जो आपके दिमाग में कोई एक विचार आया और वो विचार आया और चला गया। ऐसे ऐसे आइडियाज़ तो आपके दिमाग में हज़ारों आते हैं। प्लेटो उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कह रहा है। प्लेटो का जो आइडिया है वो परमानेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। और आपके दिमाग में जो आइडिया आता है या आम आदमी के दिमाग में जो आइडिया आता है, इंसानों के दिमाग में, वो आइडिया ट्रांजिटरी होता है, थोड़े समय के लिए आता है और चला गया, हवा के झोंके की तरह आता है। वो उसको आइडिया नहीं कहते हैं प्लेटो की नज़र में। प्लेटो जिनको बोल रहा है थ्योरी ऑफ आइडियाज़, वो आइडिया वो हैं जो किसी भी वस्तु का परमानेंट कैरेक्टर है, उसका अस्थाई गुण है, और वो ट्रांजिटरी नहीं है, अल्पकालिक नहीं है, क्षणिक नहीं है।
इसलिए हम सब लोगों को ये समझना पड़ता है कि वो आइडिया का अर्थ क्या है प्लेटो के अंदर। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में प्लेटो ने कहा कि दुनिया को तभी समझा जा सकता है जब हम इस बदलती हुई दुनिया में अस्थायी गुण को समझ पाएंगे, परमानेंट को समझ पाएंगे। तो एन आइडिया इन प्लेटो सेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। आइडिया जो है प्लेटो के अनुसार, वो जो आइडिया जिसके बारे में बात कर रहा है वो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, इस दुनिया के देश और काल से संबंधित नहीं है, उसको इसमें नहीं पा सकते हैं, वो हमारी दुनिया का अंग नहीं है। इट इज़ इटर्नल। प्लेटो कहता है कि आइडिया जो होता है वो इटर्नल है, और इटर्नल का मतलब अनादि है। अनादि का अर्थ जिसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, वो अनादि है, चिरंतन है, शाश्वत है वो। और इसलिए आइडिया जो होता है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहेगा। दूसरी चीज वो कहता है इट इज़ फाइनल, या अंतिम है। आइडिया कहता है, वो प्लेटो कहता है आइडिया जो है वो फाइनल है, अंतिम है, एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी, और एक स्वतंत्र अस्तित्व है उसका, आइडिया का। प्लेटो कहता है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं इस दुनिया में उनसे अलग हटकर उसका एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर प्लेटो कहता है बिकॉज इट इज़ इटर्नल इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन विच इट अपीयर्स। तो मैंने आपको बोला कि यह एक शाश्वत है, अनादि है, सनातन है, अर्थात यह इटर्नल का मतलब वो चीज़ जो जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। और चूंकि इसकी न तो शुरुआत है ना अंत है, इसका मतलब यह आइडिया जो है वह उनसे अलग है जो चीज़ जिस ऑब्जेक्ट में, जिस वस्तु में वह अवतरित होता है, उनसे अलग है। तो यानी ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं, तमाम तरीके की वस्तुएं देख रहे हैं, इनका आइडिया इनसे अलग है, उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये अनादि है, चिरंतन है। तो आइडिया क्या होता है? आइडिया इटर्नल है, अनादि है, आइडिया अंतिम है, आइडिया स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और आइडिया इस दुनिया का अंग नहीं है, आइडिया अस्थाई है, परमानेंट है। ठीक नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि द आइडिया ऑफ ए हॉर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हॉर्स। यानी किसी भी हॉर्स जो घोड़ा होता है, घोड़े का जो आइडिया है वो दुनिया में जितने भी घोड़े पाए जाते हैं उन घोड़ों से बिल्कुल अलग है, प्लेटो कहता है। क्योंकि जो ये घोड़े हैं हमारे पास, ये घोड़े इम्परफेक्ट हैं, लेकिन आइडिया परफेक्ट होता है। और घोड़े जितने भी हमको दिखाई देंगे वो उस आइडिया का थोड़ा तत्व उनके अंदर मौजूद है। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो घोड़े हैं वो इटर्नल नहीं है, वो घोड़े जो हैं वो परमानेंट नहीं है। आइडिया ऑफ हॉर्स जो बोल रहा है, लेकिन उनका आइडिया परमानेंट है। तो आइडियाज़ जो हैं वो परमानेंट हैं, वो इस दुनिया से अलग हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हमें आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया के जितने भी घोड़े हैं वो इम्परफेक्ट हैं, वो परफेक्ट घोड़े नहीं हैं, लेकिन आइडिया परफेक्ट है, आइडिया पूर्णतया परफेक्ट है। तो इसी तरीके से प्लेटो ने कहा कि जो दुनिया में दिखाई दे रही है वो दुनिया इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, लेकिन उस दुनिया का आइडिया जो है, आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, वो पूर्ण है। इसी तरीके से इसमें जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं वो इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन उनका आइडिया पूर्ण है, अंतिम है। इसी तरह से आइडिया ऑफ मैन, जो इंसान यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, लेकिन उनका आइडिया पूर्ण है। इसी तरीके से सिमिलरली द आइडिया ऑफ ए पोलिस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ ए पोलिस। अर्थात पोलिस यानी सिटी स्टेट, नगर राज्य, जो नगर राज्य हमको दिख रहे हैं, जिस प्रकार का राज्य हमें दुनिया में दिखाई दे रहा है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन उनका आइडिया जो है वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है, फाइनल है, अंतिम है। तो कहता है कि हमको आपको समझना पड़ेगा कि ये आइडिया जो हम बात कर रहे हैं, जिस आइडिया की, फाइनल चीज़ की, वो ऑल्दो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स इन विच इट अपीयर्स, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दोज थिंग्स। तो आइडिया तभी, कहता है कि आइडिया तभी जो है हमें समझ में आएगा जब वो चीज़ें अवतरित होंगी इस दुनिया में। तो हॉर्स हैं तो हॉर्स का आइडिया है, राज्य हैं तो राज्य का आइडिया है। यहाँ पर टेबल है दुनिया में तो टेबल का आइडिया ऑफ टेबल है। अगर नदी है तो आइडिया ऑफ रिवर है।
तो कहता है हमको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें जब मौजूद होती हैं दुनिया में तो ही वो आइडिया जो है वो उनका मौजूद होता है, लेकिन उन चीज़ों से वो बिल्कुल अलग होता है। अगर दुनिया में कोई घोड़े नहीं होते तो आइडिया ऑफ घोड़ा भी नहीं होता, आइडिया ऑफ हॉर्स भी नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। इसलिए हमको समझना पड़ता है कि प्लेटो का जो आइडिया है वो एक अलग चीज़ है और जो दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं वो अलग हैं। तो प्लेटोज आइडियाज़ आर इम्मैनेंट। इम्मैनेंट का अर्थ ये होता है कि वो सर्वव्यापक है, अंतर्वर्ती है, इटर्नल है, अनादि है, परमानेंट है, स्थायी है, एंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ थिंग बिहेव्स, और वैसी वो कानून है जिसके अनुसार वो चीज़ें व्यवहार करती हैं। द आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स वॉट दे आर, और आइडिया की वजह से वो चीज़ें अपना गुण प्राप्त करती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि द आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स वॉट दे आर, क्योंकि उन आइडिया की वजह से वो चीज़ें अपना गुण प्राप्त करती हैं और वो बन पाती हैं जो उन्हें बनना है। तो घोड़ा, हॉर्स जो है वो हॉर्स की क्वालिटी तभी प्राप्त करता है क्योंकि आइडिया ऑफ हॉर्स है। इसलिए हमको समझना पड़ता है कि आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स। अब ऑल हॉर्सेज इन द वर्ल्ड, चाहे कितना भी दुनिया में घोड़े हों, सभी घोड़े हों मौजूद, उनके अंदर एक क्वालिटी होगी जो कॉमन है सभी घोड़ों में, और उस क्वालिटी को हमको समझना है। और वो क्वालिटी जो है कि जिस क्वालिटी की वजह से वो घोड़े बनते हैं, हॉर्सेज हैं, उसी को हम कहते हैं हॉर्सीनेस। जैसे उसको कहता है कि हॉर्सीनेस वो क्वालिटी है। तो जब तक हॉर्सीनेस नहीं होगी तो हॉर्स के अंदर वो क्वालिटी मौजूद नहीं होगी। तो हॉर्स, एक अच्छा हॉर्स बनने के लिए हॉर्सीनेस का होना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस होगा, उसके अंदर वो गुण होगा, उतना ही बेहतर हॉर्स होगा। प्लेटो कहता वही सबसे बेहतर हॉर्स होगा। इसलिए आइडिया ऑफ हॉर्सीनेस आएगा। तो दुनिया के सारे हॉर्स हैं, उनके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो किसी के अंदर हॉर्सीनेस कम है, किसी के अंदर हॉर्सीनेस ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस होगा उतना ही बेहतर हॉर्स होगा, प्लेटो कहता है। इसलिए कहता है द आइडिया इज व्हाट मेक्स थिंग्स व्हाट दे आर। ठीक है, तो ये आइडिया है हमारे लिए, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में, उसको हमको समझना पड़ता है। फिर सेकेंड बुलेट पॉइंट में दिया है कि द आइडिया इज एन एंड एज वेल एज अ सोर्स। एंड का मतलब उद्देश्य। आइडिया जो है वो हमारा उद्देश्य भी है और वही हमारा स्रोत भी है। तो एंड कब होता है आइडिया? कहता है एंड और पर्पस का मतलब होता है सजेस्ट दैट ऑल थिंग्स स्ट्राइव टू बिकम मोर एंड मोर लाइक द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उद्देश्य यह है कि दुनिया के सारे घोड़े अपने आइडिया ऑफ हॉर्स के जैसा बनना चाहते हैं। दुनिया के सारे घोड़े उस परफेक्ट आइडिया को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परफेक्ट आइडिया को जो कि पूर्ण है। तो कहता है, प्लेटो कह रहे हैं कि जितने भी घोड़े होंगे दुनिया के, जब तक उन्हें परफेक्शन प्राप्त करना है तो उसे उस परफेक्ट आइडिया के समकक्ष आना पड़ेगा, तभी वो जो है बेहतर घोड़े बन सकते हैं। तो हॉर्सेस के अंदर जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी वो बेहतर हॉर्स होंगे, और उन हॉर्सीनेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ये कह रहा है। और उस स्ट्राइव, प्रयास करना पड़ेगा टू बिकम मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, किसकी तरह? लाइक द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज़ के जो वस्तु आप हैं उसके आइडिया के अनुरूप बनने के लिए। तो हॉर्सेस का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से आप स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दुनिया के जितने भी राज्य हैं मौजूद हैं वो सब अपूर्ण हैं, लेकिन एक आइडिया ऑफ द राज्य है, आइडिया ऑफ द स्टेट है, और उस आइडिया ऑफ द स्टेट के अनुसार व्यवहार करने के लिए इन राज्यों को और भी मेहनत करनी पड़ेगी और उस आइडिया के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर वो एक आदर्श राज्य की स्थिति प्राप्त कर पाएंगे या एक गुड स्टेट बन पाएंगे, अच्छे स्टेट बन पाएंगे। तो इसको बोलते हैं उद्देश्य। यानी सब राज्यों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अपने आइडिया ऑफ द स्टेट के अनुसार व्यवहार करें। इसी तरह से सब घोड़ों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने आइडिया ऑफ हॉर्स की तरह व्यवहार करें। तो ये होता है आइडिया को एंड के रूप में देखना। और सोर्स रेफर्स टू पार्टेकिंग ऑफ द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द एक्चुअल थिंग। तो इसका अर्थ हुआ कि जो आइडिया ऑफ द हॉर्स है
वो कह रहा है कि हॉर्सीनेस के अंदर ये गुण होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस की जो क्वालिटी है वो हॉर्सेस के अंदर आएंगी तो ही वो आइडिया ऑफ हॉर्स की तरह व्यवहार कर पाएंगे। उस गुण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो वही स्रोत है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस गुण को हमें बढ़ाना है? तो हमारा फिर से हमको आइडिया ऑफ द हॉर्स को देखना पड़ेगा कि आइडिया ऑफ द हॉर्स क्या कहता है। और जो आइडिया ऑफ द हॉर्स कहता है कि हॉर्स के अंदर ये परफेक्ट हॉर्स वही होगा जिसके अंदर ये गुण होंगे, तो हमें उस गुण को उस हॉर्स के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो वही आइडिया जो है हमारा स्रोत भी है, जो हमको प्रेरित करेगा कि हम उसके अनुसार व्यवहार करें। तो आइडिया जो है वो एंड भी है, हमको उसके जैसा बनना भी है, और वही हमारा स्रोत भी है जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम और ज़्यादा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। तो राज्य का आइडिया भी यही सिखाएगा कि राज्य भी जो है अपने उस स्रोत से ये प्राप्त करे कि राज्य के अंदर क्या गुण होना चाहिए, और राज्य अच्छा राज्य बनने के लिए उसे किन किन गुणों को अपने अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में मैंने बताया कि देयरफॉर द सिटीजन्स ऑफ पोलिस शुड सीक टू मेक देयर पोलिस मोर एंड मोर लाइक दैट आइडिया ऑफ पोलिस। वही बात जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई है कि हर एक राज्य के नागरिक जो हैं वो अपने राज्य को और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि वो अपने राज्य को आइडिया ऑफ द पोलिस यानी आदर्श राज्य के अनुसार व्यवहार करने के लिए किस तरीके से उनका राज्य कार्य करे उसकी तरफ प्रयास करेंगे। तो वही उनका एंड है, वही उनका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श राज्य की ओर बढ़ें। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट ये जानना है आपको कि द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज द रियल वर्ल्ड एंड द फेमिलियर वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ शेडोज। प्लेटो ने कहा कि जो दुनिया हम देख रहे हैं इसको उसने कहा कि वर्ल्ड ऑफ शेडोज है, ये तो छाया है। यहाँ पे हम जो भी परफेक्ट चीज़ है दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। हम भी इम्परफेक्ट हैं, हमारे सारे सामान भी इम्परफेक्ट हैं, और हमारा राज्य भी इम्परफेक्ट है, हमारा समाज भी इम्परफेक्ट है, हमने जितनी संस्थाएं बनाई हैं वो इम्परफेक्ट है। लेकिन हाँ, एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है, दुनिया जिसको उसने बोला वो परफेक्ट है, और वो परफेक्ट जो दुनिया जो है वो रियल वर्ल्ड है, वो वास्तविक दुनिया है, और वहाँ पर ही आइडियाज़ निवास करते हैं। हर चीज़ों के आइडियाज़ वहाँ पे निवास करते हैं। उसकी जो छायाकृति है वो ये दुनिया है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो प्लेटो ने कहा कि इन द रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट आर्कीटाइप्स और मॉडल ऑफ ईच क्लास ऑफ थिंग्स। तो जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड मतलब वो वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ परफेक्ट नदी है, परफेक्ट हॉर्स है, परफेक्ट मैन है, परफेक्ट स्टेट है, वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। तो प्लेटो के अनुसार वो रियल वर्ल्ड है, और वहीं पर आइडियाज़ जो हैं अस्तित्व में रहते हैं। अर्थात आर्कीटाइप कहते हैं जैसे किसी भी चीज़ का एक मूल कृति होता है। आर्कीटाइप होती है जैसे कार बनाते हैं आप, या फैक्ट्री में कार बनाई जाती है तो कार का एक मूल मॉडल बनाया जाता है, और वो मूल मॉडल को देख कर ही कार के दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं, और फिर वो आप हज़ारों की संख्या में कार बनाते हैं। लेकिन जो हज़ारों की संख्या में कार जाती है बाहर फैक्ट्री के, वो मूल मॉडल नहीं होती। मूल मॉडल जो होती है वो फैक्ट्री में ही होती है, और उसके ऊपर जो है कार्य किया जाता है। तो उस जो मूल मॉडल होता है उसी को आर्कीटाइप बोलते हैं, उसी को प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो मूल मॉडल जो है इन सब चीज़ों का जो दुनिया में दिख रही हैं, इनका मूल मॉडल उस वास्तविक दुनिया में है। तो हर एक चीज़ का एक मूल मॉडल उस वास्तविक दुनिया में है, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यह एक दुनिया शैडो है, छाया है, ये प्लेटो ने कहा। और हम लोग सिर्फ इसलिए अपूर्ण और इम्परफेक्ट चीज़ों के साथ रह रहे हैं, इम्परफेक्ट लोगों के साथ रह रहे हैं, इम्परफेक्ट राज्य है हमारे पास, इम्परफेक्ट समाज है हमारे पास। और फिर प्लेटो ने एक लास्ट पॉइंट था जो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था प्लेटो ने कहा कि आइडिया ऑफ ऑल आइडियाज़, इन तमाम आइडियाज़ जो परफेक्ट मॉडल हमारे पास है उनका भी एक और आइडिया होता है, उनका भी एक प्रोटोटाइप है, उनका भी मूल मॉडल है। कहता है द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल आर्कीटाइप्स इज द आइडिया ऑफ द गुड। प्लेटो ने कहा कि वो जो मूल मॉडल का भी एक मूल मॉडल बनता है वही आइडिया ऑफ द गुड है। और गुड जो होता है वहाँ पर हमको थ्योरी ऑफ गुड आप समझते हैं कि प्लेटो ने कहा कि कैसे हम सच्चरित्र बनेंगे, कैसे हम भलाई की ओर बढ़ेंगे, और कैसे हम उस
ईश्वर की प्रतिकृति को प्राप्त करेंगे। गुड वही है, भगवान के लिए भी यूज़ किया जाता है इस शब्द को, तो वो ईश्वर की प्रतिकृति है। तो उस आइडिया ऑफ द गुड, उस ईश्वर के स्थान को कैसे प्राप्त करें, वही दिव्य है हमारे लिए। प्लेटो कह रहा है तो उस दिव्यता को कैसे प्राप्त किया जाए, वही आइडिया ऑफ द गुड है जो इन तमाम मॉडल के मूल में है। और प्लेटो के अनुसार इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया में हम लोगों को इन थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझना है, उसके अनुसार व्यवहार करना है, और फिर हमको ये जानना है कि हम उस दिव्यता को कैसे प्राप्त करें। यह प्लेटो की फिलॉसफी, ये ग्रीक फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। तो इसको थोड़ा समझने में हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप इसको समझें कि आइडिया ऑफ ऑल आइडियाज़, क्योंकि वो आइडिया वो नहीं है जो आपके दिमाग में आया और चला गया, इस आइडिया के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है हर चीज़ का एक मूल मॉडल है आइडिया में, और जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर वो मौजूद रहता है। तो जैसे आइडिया ऑफ ब्यूटी भी होता है। आइडिया ऑफ ब्यूटी, आप जिसे सुंदर मानते हैं वो आप मान रहे हैं सुंदर, लेकिन वो अपूर्ण है। पूर्णतया सुंदर चीज़ जो है पूर्ण, उसका भी एक मॉडल है आइडिया ऑफ ब्यूटी। कहता है वो रियल वर्ल्ड में है। हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमको पहले दिमाग में एक आइडिया ऑफ ब्यूटी आना चाहिए, और वो रियल वर्ल्ड में है। और उस आइडिया ऑफ ब्यूटी को प्राप्त करने के लिए, आइडिया ऑफ स्टेट को प्राप्त करने के लिए, आइडिया ऑफ हॉर्स को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, कौन से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हम आइडिया ऑफ द गुड को पकड़ सकते हैं, इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड द आइडिया ऑफ द गुड क्या है। थैंक यू सो मच।